क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी शख्सियत के रूप में दर्ज है जिसके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और सेक्सी थी, उनसे कहीं ज़्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से सेक्स संबंध थे। वे राजाओं और अन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोह पास में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को अपने वक्षस्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी, और कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे तीन ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थीं: जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रंग रूप और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ीं। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुईं कि उनकी भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में तीन नाटककार शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मसलन और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह से खरीद लिया करती थीं। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी को भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थीं, और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा ने क्या कुछ नहीं किया, यह बहुत ही रोचक है। कहते हैं क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व में 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराव वंश की शासक थी। वह अफ्रीकी, काकेशियन थी या यूनानी थी, इस पर आज तक शोध जारी है। कहते हैं जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसस का संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ, और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोपे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध करके उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया, और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि वह रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखेल थी। उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमन को यह संबंध किसी प्रकार न भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासन जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंडरिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथोनी को उसको 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों में पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की थी, हालांकि वे दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियस सीजर का एंथोनी के साथ जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों ने ऑक्टेवियस की फौज से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाज़ों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथोनी को हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने पहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई, जिसे उसने खुद बनवाया था।
वहाँ एंथोनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है अपने जीवन का अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियस को भी अपने रूप जाल में फंसाकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता हासिल करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तो वह 39 वर्ष की थी। लेकिन क्या यह सच है कि क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया? हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया, उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई है तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि हमें कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक मार देंगे। जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ड्राइवर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टॉन शेफर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया है कि अफीम और हेम्फाल सफ़ेद फूलों वाले विषैले पौधे के मिश्रण के सेवन की वजह से उसकी मौत हुई थी। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि उसकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। समाचार पत्र टेलीग्राफ ने क्रिस्टन के हवाले से कहा कि महारानी क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और इस बात की संभावना कम ही है कि उसने मौत के इंतजार में खुद को बदसूरत बनने दिया होगा। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर का दौरा करने वाले क्रिस्टॉफ ने वहां कई प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों का अध्ययन किया और सर्प विशेषज्ञों की राय ली। उनका कहना था कि क्लियोपेट्रा अपने मिथक को बनाए रखने के लिए मौत के समय भी खूबसूरत बनी रहना चाहती थी। उन्होंने बताया क्लियोपेट्रा ने संभवतः अफीम, हेम्फाल और अन्य मादक पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया होगा। उस काल में इस घोल को चंद घंटों के भीतर पीड़ा रहित मृत्यु के लिए पिया जाता था, जबकि सर्पदंश की स्थिति में कई बार प्राण निकलने में कई कई दिन लग जाते थे। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि मिस्र की पूर्व रानी की यूनानी मूल की थी, लेकिन विशेषज्ञों ने उनकी बहन के अवशेषों के आधार पर पता लगाया है कि उनके भाई बहन आधे अफ्रीकी थे। इसका मतलब है कि क्लियोपेट्रा यूनानी कॉकेशियन नस्ल की नहीं थी बल्कि आधी अफ्रीकी थी। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर लिया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थीं। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगाती थी, जिससे उनकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हालिया हुई खोज में यह बात साबित हुई है। धन्यवाद साथियों, आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली कहानी तक धन्यवाद।